चलिए, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, चलो समझ लो कि शफकत जहांगीर हैं, उनके पास है गवर्नमेंट को 100 रुपये का बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किया, शफकत जहांगीर ने उसको खरीद लिया 100 रुपये में। गवर्नमेंट ने बोला कि मैं बाद में तुमसे 108 रुपये में खरीदूंगा। यही होता है बॉन्ड का कल्चर, यही होता है ना। गवर्नमेंट यस 100 रुपये में देती है, बोले ये 108 में खरीद लूंगी। शफकत जहांगीर के पास है 108 रुपये, 100 रुपये का बॉन्ड जो उन्होंने खरीदा था 100 रुपये में, मिलेंगे 108 रुपये। तो यील्ड क्या होगा? यील्ड मतलब इंटरेस्ट, यील्ड मतलब इंटरेस्ट। अच्छा, वापस अगेन जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, एमएसएफ, एचडीएफ, रेपो रिवर्स चारों इंटरेस्ट रेट हैं। एमएसएफ, एचडीएफ, रेपो रिवर्स चारों इंटरेस्ट रेट हैं। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे कि यस शफकत जहांगीर के पास है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 100 रुपए में खरीदे हुए, मिलने वाले हैं 108 रुपए। बॉन्ड यील्ड हो गई 8%। समझ में आ गया इतना? यस सर। शफकत जहांगीर को पड़ गई पैसों की जरूरत, उन्होंने उनको बेचना है अब ये बॉन्ड। उन्होंने बेच दिया सिद्धांत को 102 रुपए में। अब सिद्धांत ने कितने में खरीदा? 102 102 में। बेचेगा कितने में? 108 अगर 108। लास्ट उसका यील्ड कम हो गया, यील्ड कम हो गया, यस सर 6 रुपए मिलेंगे। एक तो 100 की जगह 102 दिया, मिलेगा प्रॉफिट में सिर्फ 6 रुपया। बॉन्ड यील्ड कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम हुआ। कम। 102 में खरीदने के बाद सिद्धांत को भी पैसे की जरूरत पड़ गई और उन्होंने बेच दिया एस प्रजापति को। एस प्रजापति को बेचा 104 रुपए में। अब एस प्रजापति ने खरीदा 104 रुपए में, बेचना है 108 रुपए में, मतलब मिलेंगे केवल 4 रुपए, और खरीदने का दाम बढ़ गया 104 रुपए हो गया। बॉन्ड यील्ड और कम हो गई। इनको भी पैसे की जरूरत पड़ गई, इन्होंने बेच दिया अपूर्व को। अपूर्व को बेचा 106 में, अपूर्व को मिलेंगे 108 रुपए, दिए 106 रुपए, इंटरेस्ट ओनली 2 रुपीज, बॉन्ड यील्ड कम हो गई। विथ सक्सेसिव सेलिंग्स बॉन्ड बेचने का दाम बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ बॉन्ड यील्ड कम होती जा रही है, राइट? यस सर। चलो ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, बॉन्ड यील्ड सॉरी कम होती जा रही है। तो अब ऑपरेशन ट्विस्ट के लिए हम तैयार हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या हो गया? कॉर्पोरेट कंपनीज जो थी ना इंडिया की, वो पैसे उठा नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंक्स का था बहुत ज्यादा, और बॉन्ड्स इशू करके वो नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उनके बॉन्ड कोई खरीद नहीं रहा था। उनको बोल रहे थे कि लोग बोल रहे थे हमको तुम्हारे बॉन्ड के ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो कॉर्पोरेट कंपनीज कैपिटल नहीं एक्वायर कर पा रही थी, लोन ले नहीं पा रही है, बॉन्ड्स इशू कर नहीं पा रही। और बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो वेरी करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के हिसाब से। यानी गवर्नमेंट अगर 7% दे रही है तो कॉर्पोरेट को 8% देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा रिलायबल है। तो आरबीआई ने एक तिकड़म लगाया कि मैं गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड कम कर देता हूँ। तो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना चालू कर दिया। खरीदना चालू कर दिया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो वो ज्यादा दाम पे बिकने लगा। ज्यादा दाम पे बिकने लगा तो बॉन्ड यील्ड कम हो गई। यस सर। अब क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड की बॉन्ड यील्ड कम हो गई तो कॉर्पोरेट भी अपनी बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कम कर सकता है। उस कम बॉन्ड यील्ड पे कॉर्पोरेट ने बॉन्ड इशू कर दिया और कॉर्पोरेट को पैसे मिल गए। ये ऑपरेशन ट्विस्ट। समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक। बॉन्ड यील्ड समझ गए। अब भाई अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद रही है तो बॉन्ड खरीद रही है मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर आ रहा है। ये नया पैसा जो मार्केट में आ रहा है, इसकी वजह से तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यार। नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब क्या करें? आरबीआई ने एक और तिकड़म लगाया। आरबीआई ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदे थे, शॉर्ट टर्म बेचने चालू कर दिए। बेचना चालू कर दिया मतलब पैसा लेने लग गई। इधर से पैसा गया, उधर से आ गया। यही है ट्विस्ट, यही है ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हो गया कि नेट मनी सप्लाई सेम रही, इधर से पैसा गया, उधर से आ गया। बॉन्ड डील गवर्नमेंट की कम हो गई, बॉन्ड डील कॉर्पोरेट की कम हो गई। कॉर्पोरेट को पैसे मिल गए कम दाम पे। समझ में आ गया? और इसी के साथ आपको बॉन्ड डील का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मेन था बॉन्ड डील का कंसेप्ट समझाना। बॉन्ड डील समझ गया तो हमेशा दिमाग में थोड़ा बना रहता है।
बॉन्ड यील्ड इज इनवर्स ऑफ द प्राइस, यू कैन सी हियर इनवर्स ऑफ द, जितना प्राइस बढ़ेगा 102 का, 104, 106 का, 105, 107, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी बॉन्ड यील्ड कम होगी। बॉन्ड यील्ड इज इंटरेस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट हो गया। ऑपरेशन ट्विस्ट की मेथोडोलॉजी मैंने बता दी कि लॉन्ग टर्म खरीदा, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म बेचा, शॉर्ट टर्म खरीदा। सर लॉन्ग टर्म खरीदा, शॉर्ट टर्म बेचा। शॉर्ट टर्म बेचा, वेरी गुड, आरबीआई। वेरी गुड। आरबीआई ने लॉन्ग टर्म बेचा कि खरीदा? लॉन्ग टर्म खरीदा, शॉर्ट टर्म बेचा। एक तो बार और सर पढ़ोगे इसका तो हो एंड जाएगा। में सर क्या था सर, मतलब ले लिया उसने और वो दे यील्ड दिया, कम हो उससे गया, रिजल्ट। रिजल्ट यील्ड कम हो गया ना, बॉन्ड यील्ड कम हो गया गवर्नमेंट का, तो बॉन्ड यील्ड कम हो गया कॉर्पोरेट्स का, तो उनको कॉर्पोरेट्स को कम इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल मिल गया। क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड ज्यादा थी। अब गवर्नमेंट की अगर 7% है तो कॉर्पोरेट को देना पड़ेगा 8%। अब गवर्नमेंट की ही 5% कर दी जाए तो 5% कैसे होगी? खरीदना चालू कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी तो दाम बढ़ जाएगा, तो यील्ड कम हो जाएगा। यील्ड ही तो कम करनी है। समझ में आया? मेन ये था कि कॉर्पोरेट्स को पैसे मिल गए कम दाम पे यस सर। इस पूरे सर प्रोसेस उसने में। और इन्फ्लेशन का मतलब उसका ये वाला जो है कि उसने शॉर्ट इन्फ्लेशन, टर्म बेचना शुरू कर दिया, वो तो सिर्फ हाँ, इन्फ्लेशन है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द यील्ड ऑफ द बॉन्ड ना। दिस इज नथिंग टू डू विद द यील्ड। यस, इट वाज टू यस। कंट्रोल एंड स्पिलिंग इफेक्ट जो उससे निकल आता कि भाई इस पूरे चक्कर में मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में। मनी सप्लाई नहीं बढ़ा, उन्होंने शॉर्ट टर्म को यस सर। करके ये पैसा सारा सक कर लिया शॉर्ट टर्म को बेच के। सर और एक चलो, कॉर्पोरेट जो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये कमर्शियल बैंक ही है ना अपने, मतलब नहीं जो कमर्शियल बैंक नहीं है, नॉर्मल। ये कॉर्पोरेट कंपनीज है, अच्छा रिलायंस, उनकी एयरटेल। बॉन्ड्स जो है। हाँ, रिलायंस से कॉर्पोरेट अपना बॉन्ड कंपनियां नॉट। निकाला तो उसको आठ यस, परसेंट देना रिलायंस को पड़ेगा या पैसे चाहिए, 5%। लोन नहीं मिल रहा है और बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है मतलब, और पब्लिक भी ज्यादा पैसे मांग रही है, उसको कम दाम पे चाहिए, तो वो बैंक गवर्नमेंट से बात की कि भाई कुछ कराओ, तो गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को कुछ कदम लगाओ, आरबीआई ने ये ट्विस्ट मचाया। यस सर। चलो ठीक है, अब इससे आप लोगों को बॉन्ड यील्ड समझ गया होगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन में जी सैप, वापस से नाम बड़े दर्शन छोटे। जी सैप का क्या मतलब होता है पता है? आरबीआई ढिंडोरा पीट देगी भाई, 1 अक्टूबर को मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदूंगा, जिसको जिसको बेचना है लेके आ जाओ। समझ गया? यस सर, गवर्नमेंट पहले से सिक्योरिटी बता दो। एक्विजिशन प्रोग्राम पहले से बता दूंगा कि भाई 1 अक्टूबर को लेने वाला हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आओ, पैसा लेके जाओ रेपो रेट पे। दिस इज जी सैप, ठीक है? जी सैप का बेनिफिट क्या है पहले से बता देती है तो थोड़ा प्लानिंग करने में अच्छा आसानी रहता है लोगों को। मॉनेटरी पॉलिसी में अब तक हम लोग देख रहे थे क्वांटिटेटिव टूल्स, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी हैं जिसमें आता है मॉरल सुएशन एंड पब्लिसिटी। मतलब अब मैं इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसे सीआरआर उठा दिया, एसएलआर कम कर दिया, रेपो रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एचडीएफ, जीसैप, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये सब कर दिया, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं मॉरल सुएशन करूंगा, मतलब मुझे अगर इंटरेस्ट रेट कम करना है ना, तो एक जगह इंटरव्यू देते टाइम बैठूंगा आरबीआई का गवर्नर में, और बैंक्स को बोलूंगा कि भाई तुम लोग इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कम कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कम कर दिया रेपो, तुम लोग कम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मार्केट में सेंसेशन जाएगा कि यार आरबीआई ने तो कम कर दिया, ये बैंक कम नहीं कर रहे हैं, तो बैंक पे प्रेशर बनेगा कि ये लोग इंटरेस्ट रेट कम करें। मॉरल सुएशन एंड पब्लिसिटी। डायरेक्ट एक्शन भी होता है, सीधी कार्रवाई, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, लेकिन अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एक्शन लेगा, क्यों नहीं कम कर रहे हो? अब हम लोग आ जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू में। 1 किलो सोने का दाम है 100 रुपया, लेकिन आप जब उसको गिरवी रखने जाते हैं तो आपको पूरा 100 रुपया नहीं मिलता, मिलता है 70 ही। तो उस लोन टू वैल्यू मतलब 100 रुपए की चीज का मैं कितना लोन दूं, ये आरबीआई डिसाइड या रिकमेंड करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू। कि भाई सोना रखने आया है, आज 70 मिल रहा है, कल 75 मिलेगा, 80 मिलेगा, तो लोन टू वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा, मैंने जो चीज को लोन करने गया उसका मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? सर एक बार फिर पूछेंगे सर, क्या था क्वेश्चन? ठीक है, लोन टू वैल्यू मैंने बताया क्या होता है कि अगर मैं कोई अपना चीज गिरवी रखने जा रहा हूँ तो उसके बदले मुझे उसका कितना परसेंटेज ऑफ पैसा मिलेगा। 100 रुपए की चीज में गिरवी रखने जा रहा हूँ, मुझे 70 रुपया भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। 100 रुपए की मार्केट चीज में है पैसा मेरी, बढ़ेगा। मार्केट में पैसा बढ़ेगा। अगर मैं लोन टू वैल्यू बढ़ाता हूँ तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भाई दिमाग में रखो, इन्फ्लेशन वाला सवाल तो बहुत हाई चांसेस होते हैं हर साल एक आने के, ये वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, दुनिया भर का वो
प्रॉब्लम थीसिस दे देगा, उसके बाद पूछेगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, डिफ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, इन्फ्लेशन फाइट करना है, डिफ्लेशन फाइट करना है, मनी सप्लाई बढ़ेगा घटेगा। वैसे एक बड़ा अच्छा है, ये पीवाईक्यू था, मैं पूछना भूल गया। रमेश है, रमेश ने अपने सेविंग्स अकाउंट में से 1,000 रुपया निकाला और घर पे लाके रख दिया। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा कि घटा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अनचेंज, क्योंकि कैश भी इंक्लूडेड होता है और M3 को देखते हैं डिपॉजिट ना भी सर इसके इंक्लूडेड अंदर हम होता है। लोग। हाँ, M3 में क्या क्या आता है? M3 में आता है टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट एंड कैश। तो मैंने टाइम या डिमांड डिपॉजिट को मैंने बदल के कैश कर लिया, नेट अमाउंट उतना ही रहेगा। पीवाईक्यू है 2-3 साल पुराना। अब हम लोग आ जाते हैं G-SAB के बाद, क्वालिटेटिव के बाद, डायरेक्ट एक्शन के बाद, LTV के बाद, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब आरबीआई बता देगा कि बैंक तुम्हारे पास 100 रुपया लोन करने के लिए है तो 40 रुपये तुम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में देना। प्रायोरिटी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शंस एंड स्मॉल इंस्टीट्यूट्स, जैसे स्मॉल मतलब कंपनीज, माइक्रो कंपनीज, इन लोगों को मिला के 40% देना। यही होता है PSL, यही होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं हर 2020-21 में हमको जानने की जरूरत नहीं है। PSL शॉर्टफॉल्स, अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर में लोन नहीं दे पाया, कि तुमको भाई तुमको बोला था 40% केवल एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शन और माइक्रो कंपनीज को देना, तू क्यों नहीं दिया? तो जितना भी नहीं दिया है उतना तू एक फंड में डाल दे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो भी तूने शॉर्टफॉल, मतलब 100 रुपये में से तुझे 40 रुपये देने थे तो 30 ही दे पाया लोन, उनको 10 रुपया तू दे दे RIDF या UIDF में, इस फंड में डाल दे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट चालू कर दिया है कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक ने तो 40 की जगह 50 रुपये इन लोगों को दे दिया PSL में, पर SBI तो केवल 30 रुपये दे पाया है। SBI को चाहिए और 10 रुपये, और कोटक को बेचने हैं, कोटक ने 10 ज़्यादा कर दिया तो कोटक अपने 10 का सर्टिफिकेट बना के SBI को बेच देगा पैसे लेके। ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेडी रखना टेबल, ये जो मैं हम लोग कब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा वो जो सवाल पूछ रहे हैं ये वही है। अब मॉनेटरी पॉलिसी दो, ये इसमें बताया है कि हर 16 में, 17 में, 18 में, अप्रैल में, मई में 2022 में क्या क्या डिसीजन हुए। अब अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि अप्रैल में क्या डिसाइड हुआ, फिर मई में क्या डिसाइड हुआ, फिर फरवरी में क्या डिसाइड हुआ, अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कौन है ये जो डिसाइड कर रहा है कि रेपो बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है, जिसमें 3 होते हैं RBI की तरफ से, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, यस सर, है ना? यस सर। 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 होते हैं RBI की तरफ से, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। RBI की तरफ से 3 कौन होता है? RBI के गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और एक पर्सन जो RBI के सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेट किया होता है। सेंट्रल बोर्ड के बारे में आगे देखेंगे। एक होता है RBI गवर्नर, एक होता है डेप्यूटी गवर्नर, एक होता है नॉमिनेटेड पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड। गवर्नमेंट के साइड से 3 कोई भी हो सकते हैं, उनकी मर्जी। RBI की साइड से जो 3 लोग हैं उनका टेन्योर क्या होता है? जब तक उनकी नौकरी तब तक उनका टेन्योर, जब तक वो मतलब हटा नहीं दिए जाते। तो गलत कर दिया, हटा दिया, सो अलग बात है। उनके जब तक टेन्योर तब तक, जब तक नौकरी। गवर्नमेंट की साइड वालों को मिलते हैं 4 साल, 4 साल का टेन्योर, नो रीअपॉइंटमेंट। अच्छा, मीटिंग करनी है इन लोगों को, 6 जनों को, तो कोरम होना चाहिए 4 जन का, मिनिमम 4 जन होने चाहिए, 3 जन में मीटिंग नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग गवर्नर। गवर्नर के पास होता है कास्टिंग वोट, मतलब 6 का टीम बना है तो वोट डालेंगे, 3-3 में बढ़ गए तो गवर्नर वापस से वोट देगा, कास्टिंग वोट। और लीगली इनको 4 मीटिंग करनी ही होती है साल में, यानी हर 3 महीने पे एक। लेकिन ये लोग समझदार है, हर 2 महीने पे एक मीटिंग करते हैं। इनका मेन काम है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। और भी तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है जिसमें हम एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को टारगेट करें, या 3-4 इंडिकेटर्स को टारगेट करें, जिसमें एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, GDP का क्या ग्रोथ चल रहा है, वो बहुत सारी चीजें हो। लेकिन हम केवल इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, एंड वी बिलीव इन्फ्लेशन टारगेट कर लिया, बाकी सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, अपने आप ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम कहाँ थे? अच्छा हाँ, यहाँ आ जाओ। जब ये लोग मीटिंग करते हैं तो ये लोग बता देते हैं कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, रेपो रेट बढ़ाने वाला हूँ या घटाने वाला हूँ। 3 तरीके का होता है उसमें, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल या अकोमोडेटिव। अगर मैं मिला और मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं पता मैं अगली बार क्या करने वाला हूँ, बढ़ा दूंगा घटा दूंगा,
या कुछ नहीं करूंगा, वो होता है न्यूट्रल। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, टाइट कर दूंगा मतलब बढ़ा दूंगा या सेम रखूंगा, इधर आई कीप इट सेम और आई इंक्रीज। नेक्स्ट इज अकोमोडेटिव, या तो घटा दूंगा या तो सेम रखूंगा, मतलब सेम रखना इज कांस्टेंट तीनों में, आई डोंट नो मे बी इट विल बी सेम, या तो कम कर दूंगा, ये होता है अकोमोडेटिव, या तो बढ़ा दूंगा, इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। आई डोंट नो, बढ़ा भी दूंगा घटा भी दूंगा, न्यूट्रल। दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बढ़ाना बोल के घटा भी देते हैं ये लोग कि या तो बढ़ाऊंगा या तो सेम रखूंगा, ये बोल के अगली बार मिलेंगे और घटा देंगे, ऐसा कई बार हो जाता है। बट पहले से ये लोग अंदाजन रखते हैं कि सब कुछ सही रहा तो मैं ये करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अगर तीन पहले से प्रेडिक्ट क्वार्टर्स करके तक, रखते हैं और लोगों को बता हाँ के रखते प्रिडिक्ट हैं। मतलब यस। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो हम अगली बार कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करेंगे या सेम रखेंगे, तो कम होने वाला चांस नहीं है। अचानक से उस 2 महीने के बीच में कुछ हो जाता है खतरनाक चीज की, कुछ चेंज हो गया स्ट्रक्चरली इकोनॉमी में, तब फिर ये लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कोविड में इन लोगों ने किया था ऐसा कि बोला कुछ किया कुछ, जनरली वो लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। अच्छा, इनको टारगेट करना इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, ठीक है। ये नहीं कर पाए तो, अगर 3 बार लगातार 3 क्वार्टर्स कंटिन्यूअसली नहीं कर पाए तो इनको एक रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती गवर्नमेंट को कि भाई इस कारणों की वजह से मैं इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करना, एंड दीज आर द रेमेडियल मेजर्स व्हिच आई एम टेकिंग थ्रू व्हिच आई विल कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। ऐसा हुआ था कोविड में, इन्फ्लेशन जो 6% पार चला गया था बीच में कुछ समय के लिए, नाउ इट इज अगेन कंट्रोल। अच्छा, 6 के ऊपर चला गया तो भी करना है, 2 के नीचे पड़ गया तो भी करना है, 2 से भी कम नहीं हो सकता, बिकॉज फिलिप कर पता है किसी को? हाँ सर, पता तो है। फ्लिप कर्व को याद रखो, यूपीआई से हम लोग करते हैं यूपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लिप कर्व, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और ये सब है किस चीज में? फ्लिप कर्व में, यूपीआई, यूपीआई, ठीक है। यस सर। अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लिप कर्व, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या उल्टा करेंगे तो डिफ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यस सर। यूपीआई, अरे फ्लिप कर्व सुना है ना पहले ने, कोई पहली बार तो नहीं सुन रहा है फ्लिप कर्व? सुना चलिए हुआ है ठीक सर। है, हाँ बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। हम चलेंगे कहाँ? हमने ये कर दिया कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, ये वापस से क्या क्या चल रहा है हमारे काम का नहीं है। बैंक का लेंडिंग रेट, बैंक लोन, एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्क में क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया था, रटने की जरूरत नहीं है। एक होता है रेपो रेट, वो ले लेगा, मान लो कि रेपो प्लस माय रिस्क स्प्रेड, यानी मेरा इस लोन देने में रिस्क कितना है, ये इस इंसान का क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, या इस इंडस्ट्री का, एजुकेशन इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, प्लस माय प्रॉफिट प्लस समथिंग एल्स, ऐसा टोटल मिला के वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बनाते हैं बैंक्स, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। पहले चलता था एमसीएलआर, उसके पहले चलता था बीपीएलआर। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है, रेफरेंस पूछ लेगा तो इंटरेस्ट रेट का तरीका है, बस इतना याद रखो। फॉर्मूला के कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम, विच बोरोवर एलिजिबल, काम का नहीं है। बैंक लेंडिंग रेट, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग। हाँ, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब कि या तो मैंने बोल दिया भाई मैं फ्लैट 8% लूंगा लोन तुमसे, चाहे जो हो जाए, इंटरेस्ट रेट मेरा 8% होगा, ये फिक्स हो गया। एक होता है फ्लोटिंग, मैं बोलूंगा भाई जैसा जैसा रेपो ऊपर नीचे चलेगा वैसे वैसे मैं तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, दैट इज फ्लोटिंग। टीजर लोन मतलब कम इंटरेस्ट दिखा के, पहले कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऐसा दिखा के लोन दे दूंगा, बाद में ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, दैट इज टीजर लोन। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, ज़्यादातर ये मेंस का पार्ट है, कि जैसे अमेरिका के कुछ करने की वजह से अगर इंडिया में इन्फ्लेशन कम ज़्यादा हो जा रहा है तो उसमें आरबीआई क्या कर सकता है? थोड़ी कोशिश कर सकता है, बाकी आरबीआई ने कुछ किया तो है नहीं, उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, घट गए, उसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन पे दिक्कत हो गई, तो आरबीआई कोशिश कर सकता है उसको रोकने की, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। या ब्लैक स्वान इवेंट्स, यानी वंस इन लाइफ टाइम वाले छोटे मोटे, या वंस इन लाइफ टाइम तो नहीं कहना चाहिए, वंस इन 10 ईयर्स हो गया आजकल, तो वंस इन 10 ईयर्स वाले इवेंट्स जो होते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, उसको जैसे कोविड में आरबीआई क्या कर सकता है? चीज़ें महंगी हो रही हैं, आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट अब कोविड तो अचानक से आ गया, कुछ प्लान तो था नहीं। तो ऐसी चीज़ों पे मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेशन नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि हर मौके पे मॉनेटरी पॉलिसी काम कर जाएगा, जो चीज़ें उसके अंडर नहीं आती उसमें वो काम नहीं करता है। ये भी खास मतलब अदर सेंट्रल बैंक्स आरबीआई को कंपेयर करना दूसरे सेंट्रल बैंक्स में, ये अभी काम नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग वर्सेस हार्ड लैंडिंग मतलब कि आरबीआई ये कर सकता है कि यार अचानक से अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली होगी तो आरबीआई थोड़ा स्पीड को अरेस्ट कर देगा। एक ही महीने में अगर
4 का 8% होने वाला होगा तो 4 का 6 करेगा, फिर 6 का 8 करेगा, 2 महीने में बढ़ेगा वो। सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, ये थी कुछ चीज़ें। बाकी ज़्यादातर मेंस का पार्ट है। मतलब ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, ये कैंटिलियन इफेक्ट दिया है, तो फिर ये हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि कभी भी मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, राइट। जो सबसे पहले उस नए क्रिएटेड मनी को पाएंगे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी एट द कॉस्ट ऑफ रेस्ट पीपल। बस ज़्यादा इसमें घुसो मत। जब नया पैसा छपा, सबसे पहले जिसके पास पैसा आया उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, जिनके पास नहीं आया उनके कंपैरिजन में। बस ये होता है कैंटिलियन इफेक्ट। और अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे मत करो, कैंटिलियन इफेक्ट बस इतना याद रख लो। नया पैसा छपा, जिस आदमी के पास पैसा मिला सबसे पहले उसके पास ज्यादा क्षमता है खरीदने की, दूसरे के पास नहीं है। दिस इज कैंटिलियन इफेक्ट। खत्म। एंड वी आर डन विथ मनी। वी टारगेटेड मनी एंड बैंकिंग बोथ, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। बट ठीक है, यहाँ पे हम स्लो जा भी सकते हैं। इसमें हम स्लो जाएंगे तो कोई बात नहीं। चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, B1 B2। इसके बाद सेबी शेयर मार्केट है, उसमें थोड़ा सा भगा सकते हैं। यस सर। चैप्टर नंबर 3 है जो वर्ल्ड के मतलब WTO IMF ऐसे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है, खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें भगा सकते हैं। GDP वगैरह सब लोग पढ़ के ही आएंगे, मोटा मोटा 3-4 जो तरीके होते हैं वो भी बस रीड करके आगे बढ़ जाएंगे। सो ठीक है, वी वर नॉट एबल टू अचीव व्हाट वी वांटेड टुडे, बट वी विल ट्राई टुमारो। कल हम कोशिश करेंगे बैंकिंग ख़त्म करके सेबी शेयर मार्केट चालू करने की, ठीक है। Sir, I have a doubt regarding MDR. रिगार्डिंग MDR, ओके। सर MDR में जो मर्चेंट है उसको कुछ अमाउंट खुद के बैंक को देना पड़ेगा और जो कस्टमर है उसके बैंक को देना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे को देना पड़ेगा। तो सर वो ऑनलाइन लेगा ही क्यों? हाँ तो सही बात है, ऑनलाइन ले गए क्यों, इसीलिए तो ये डिटर करता है। इसीलिए तो MDR को लेके गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो छोटे दुकानदार हैं या कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन है उसका MDR गवर्नमेंट सहन कर लेगी। यू ओके सर। गेटिंग मी? छोटे अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है, बड़े बिजनेसमैन का नहीं करेगी, बट छोटे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका MDR जो भी आएगा वो गवर्नमेंट ने बोला आई विल हैंडल इट। यू गाइस कैरी ऑन विद दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ये दिस शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम हैविंग दी POS मशीन्स। लोग POS मशीन्स रख ही नहीं रहते। Even today, if you go on to buy some jewelry or thing and you try to pay using your credit card, so वो थोड़ा 400-500 रुपये उसका दाम बढ़ा देते हैं, बिकॉज जैसे कि हमको ये सहना पड़ेगा, तो दे इंक्रीज द प्राइस। जस्ट आई हैव सीन दिस। तो अब इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। कोई कुछ वीज़ा वगैरह बोलते हैं कि नहीं नहीं, मतलब वीज़ा वगैरह को भी गवर्नमेंट पूरा नहीं देती है, जितना उनका बनता उससे आधा दे देगी, बोलेगी थोड़ा तुम सह लो थोड़ा हम सह लें। वीज़ा वगैरह को एनी पेमेंट गेटवे को नहीं पसंद आता है, वो लोग कहते हैं नहीं बढ़ाओ, रहती है बातें। बट यस, POS मशीन का ये सीन है, गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? कल से थोड़ा तेज जाएंगे, आज पहला दिन था तो वी वर क्वाइट स्लो। याद रखिए दिस इज अ रिवीजन क्लास, ठीक है। आई होप दिस बेनिफिट्स यू। आई थिंक कल विल बी द लास्ट डेमो सेशन, उसके बाद विल एज वी डू विल स्टार्ट इन दी प्राइवेट ग्रुप। सो आई एम वेरी होपफुल ये इकोनॉमी सेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंशिएंट वगैरह में कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, बट जैसे सोचते हैं छोड़ देंगे, बट इकोनॉमी किए बिना पॉसिबल नहीं है पास होना। इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं यार, कम से कम 15-16 तो आते हैं, करंट अफेयर्स और ये मिला के, ठीक है, स्टैटिक मिला के। इकोनॉमी इतना कठिन नहीं है, हो जाएगा। इकोनॉमी से आप ऐसे मान के चलो क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको मान के चलो कि मुझे करना, अच्छे से पढ़ लिया तो हो जाएगा। सो वी आर होपफुल टू सी यू। कल आप सुबह पॉलिटी ले लीजिए, लेट्स मीट इन द इवनिंग फॉर इकोनॉमी। गिव अस दिस, आप हफ्ता 10 दिन दे दीजिए, आपके 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। कम से कम ये दोनों सब्जेक्ट्स ही कमांड करते हैं 30 से 40 मार्क्स, तो ये दोनों सब्जेक्ट कमांड करते हैं इकोनॉमी पॉलिटी मिला के, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। सो हफ्ते 10 दिन में रिवाइज विद अस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से।
मैं बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।